हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू कर सकें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तब तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो वो यहाँ पे अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकता है। वेट अ मिनट। तो बेटे क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये आप सबको पता है कि ये हमारा जो फिलर फॉर्म है उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम चैनल है और साथ ही साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप है। तो जो भी फिलर फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए यहाँ से, ताकि आपको जो लाइव अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड वो मिलती रहे। ठीक है। उसके बाद ये देखो, अगर किसी भी बच्चे को मेरा जो अगर किसी भी बच्चे को फिलर फॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना तो वो मेरा ये जो कूपन कोड है किरण 10 वो यूज कर सकता है। ठीक है। आप चाहे पेपर 1 की कोचिंग लेना चाहते हो चाहे आप पेपर 2 की कोचिंग लेना चाहते हो, उसके लिए अगर आप मेरा ये जो कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 10% का श्योरली डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर चाहे आप बेशक से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप चाहे इंग्लिश के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल के हो, उस पर भी आप मेरे एक कूपन कोड यूज करोगे तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारा फिलर फॉर्म है। इस पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल है। आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, आपको पीडीएफ मिलती है, लाइव क्लासेस सब कुछ अपडेटेड मिलता है। और ये हमारा रोड मैप है जिसमें से हमारा ये 10th यूनिट जो है वो हो चुका है और अब हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। आज जियोमॉर्फोलॉजी में देखो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन आपने कॉन्टिनेंट एंड ओशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। देखो आपकी ये जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरीज है ना, ये क्या बताते हैं कि आपका जो अर्थ है, अर्थ पर जितने भी लैंड फॉर्म है उनका डेवलपमेंट यानी कि उनका वो कहाँ से शुरू हुए, किसने
क्या चीज के बारे में बताया, वो सब आज आपके बारे, आप उन सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। हिंदी में देख लो। अरे एक मिनट। अरे पता नहीं ये है ना क्या हो गया है, कुछ इश्यू हो गया है, ये जो स्लाइड है ना आपकी हिंदी कंप्लीटली नहीं आ पा रही है। पर चलो, आपको पीडीएफ में हिंदी में कंप्लीट दे दूंगी। आपका सबसे पहला थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। देखो एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है, कोई भी एक ऐसी डेफिनेट थ्योरी नहीं है जो मैं ये बोल सकूं कि वो हर लैंडस्केप को जो है डिस्क्राइब कर सके। यहाँ पे यही बोल रखा है, देयर में बी नो डेफिनेटिव थ्योरी और जियोमॉर्फिक सिस्टम दैट कैन फिट ऑल लैंडस्केप, कि कोई भी आज तक ऐसी थ्योरी नहीं बनी है, कोई भी ऐसा जियोमॉर्फिक सिस्टम नहीं है जो सभी लैंडस्केप को सूट करे, जिसे हम ये बता सके हाँ अगर माउंटेन बने हैं तो वो इस प्रोसेस की वजह से बनी है। कोई भी ऐसी थ्योरी आज तक नहीं आई है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपके दी है एस कम ने 1975 में। उसके बाद आपके सीजी हिगिंस हैं, इन्होंने अपनी जो जियोमॉर्फिक थ्योरी दी है उसमें तीन बातों पर ध्यान दिया है। ठीक है, लैंडफॉर्म की जो इंक्वायरी है, लैंडफॉर्म और जो लैंडस्केप हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने तीन बातें बोली गई है। सबसे पहले हाउ वाज द लैंडफॉर्म कैन बे, कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि किसी भी लैंडफॉर्म को हम कैसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करें, कि उसका वर्णन हम इस तरीके से करें कि बेस्ट से बेस्ट सबको समझ में आए। सेकंड उन्होंने बोला हाउ दीज हैव बीन फॉर्म्ड एंड हाउ दीज हैव चेंज्ड थ्रू टाइम, और सेकंड ये बताते हैं कि कैसे ये बनते हैं और कैसे ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब कोई भी थ्योरी दे। उन्होंने जो आपके सीजी हिगिंस है ना, उन्होंने 1975 में एक बात बोली कि कोई भी अगर थ्योरी है उस थ्योरी में लैंड फॉर्म के रिगार्डिंग हमें तीन बातें देनी चाहिए। सबसे पहले कि वो जो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म का हम बेस्ट से बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे, कि कोई भी लैंड फॉर्म है वो कैसा है, कैसे बनता, सबसे मतलब उसको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे, उसका बहुत अच्छे से उसका वर्णन करें। सेकंड कि वो लैंडफॉर्म कैसे बना है और कैसे टाइम के साथ साथ वो चेंज होता जाता है। आप कभी पहाड़ों को देखोगे तो पहाड़ों को अगर आप 20 साल बाद देखोगे तो आपको उसमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका ऐसे कौन से प्रोसेस है जो इनको बनाते हैं, ठीक है, जो इन पर काम करते हैं। तो कोई भी थ्योरी अगर हम लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट से रिलेटेड देते तो उसमें ये तीन बातें जरूरी होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सीजी हिगिंसंस हैं, इन्होंने एक जियोमॉर्फो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी एक आइडियल जियोमॉर्फिक थ्योरी है ना, अगर कोई भी एक आइडियल जियोमॉर्फिक थ्योरी है, वो तीन बातों को, तीन प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से क्या है इंक्लूड करती है। सबसे पहले सिंपल हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल टर्म्स शुड बी यूज टू, ये देखो आपके सीजी हिगन्स ने कहा है कि अगर कोई भी थ्योरी है ना, जियोमॉर्फिक थ्योरी है, उसमें सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि उस थ्योरी की जो लैंग्वेज हो ना वो बहुत सिंपल हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि हर व्यक्ति उसको आराम से समझ सके, किसी को मुश्किल ना आए, ना तो बहुत हार्ड वर्ड हो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और ना ही बहुत इजी हो, नॉर्मल हो कि सबको समझ में आ जाए। फर्स्ट इन्होंने ये बोला। सेकंड इन्होंने बोला थ्योरी शुड बी बेस्ड ऑन कंटेम्परेरी जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल आइडियोलॉजीज एंड थॉट। अब सेकंड इन्होंने ये बोला कि कोई भी थ्योरी है, वो थ्योरी क्या है, उसमें आज की जो भी बातें चल रही हैं, जो भी विचारधारा चल रही है, जो भी थॉट चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, वो सारी इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड ये बोलते कि ये जो थ्योरी है ना, थ्योरी आपके प्रेजेंट जो बेसिस है, थ्योरी जो आपकी प्रेजेंट की बातें हैं उनको तो बताए बताए, ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि वो थ्योरी जो है ना फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी करते हो, कि फ्यूचर में ये लैंडफॉर्म कैसा दिख सकता है, फ्यूचर में ये लैंडफॉर्म ऐसा हो सकता है, तो ये सारी बातें भी बताई, ये आपके सीजी हिगिंस ने बोला। उसके बाद है जियोमॉर्फिक थ्योरी। सबसे पहले ना देखो यहाँ पे आपको बेटे लर्न करने का या समझने का कुछ नहीं है, ये आपको ये बता रखा है कि कैसे लैंड फॉर्म के बारे में किस किसने बताया, तो इसकी आपकी रोट लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्रो अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड जनरल थ्योरी ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय विलियम मॉरिस डेविस इन, गुड इवनिंग यशवंत।
देखो, अगर जियोमॉर्फिक, जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम थ्योरी देखें तो एक जनरल थ्योरी लैंडस्केप, यानी कि जो आपकी ये भू आकृति होती है ना, लैंडस्केप होते हैं, माउंटेन है, प्लेट्यू है, इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक जनरल थ्योरी दी है वो किसने दी है? आपके विलियम मॉरिस डेविस ने दी है। ठीक है, विलियम मॉरिस डेविस ने 1889 में दी है। ठीक है, और विलियम मॉरिस डेविस ने अपनी जो थ्योरी दी है ना, वो रिवर की साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, रिवर की लाइफ पर दी है, कि रिवर है ना 3 स्टेज में काम करती है। सबसे पहली स्टेज होती है रिवर की, 1 मिनट रुको, मुझे एक बार कुछ याद आ गया। जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है? बस इतना बता दो मुझे। हिंदी इंग्लिश का एक बार मेरे को छोड़ो, मुझे इतना बताओ कि आपको जितना मैं समझा रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ, आपको वो समझ में आ रहा है? चलो, आपकी देखो, मैंने आपको ये बता दी कि सबसे पहली जो थ्योरी दी है ना, वो किसने दी है? विलियम मॉरिस डेविस ने 1889 में। जनरल जो आपके डेविस है ना, डेविस ने जो रिवर है ना, रिवर की साइकिल पर काम किया है। अच्छा, इन्होंने बताया कि रिवर के ना 3 स्टेज होती है। सबसे पहले होती है आपकी यूथ, यूथ के बाद होती है आपकी मेच्योर, और मेच्योर के बाद होती है आपकी ओल्ड स्टेज। और इन तीनों स्टेज में रिवर कोई ना कोई लैंडस्केप जरूर बनाती है। जब नदी आपकी पहाड़ों पर होती है तो पहाड़ों पर नदी क्या बनाती है? वी शेप वैली बनाती है, गोर्ज बनाती है, कैनियन बनाती है, पोर्ट होल बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, और फिर जब वो आती है तो रिवर बीच में आपका क्या करने लगती है? मिएंडर करने लगती है, ओल्ड में डेल्टा बनाती है, ये सारे फीचर्स बनाती है। और इन सब के बारे में किसने बताया था हमें? विलियम मॉरिस डेविस ने। विलियम मॉरिस डेविस ने बड़े ही देखो, उन्होंने एक डीप स्टडी की थी, और उन्होंने रिवर जो आपकी नदी होती है, नदी को पहले नोट किया, और उसकी सारी स्टेजेस को देखा कि रिवर कैसे कैसे क्या बना रही है। ठीक है, और इन्होंने 1899 में ज्योग्राफिकल साइकिल के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद डेविस का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, एंड जेम्स सटन कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, ठीक है, इनके बारे में भी बताया। अच्छा, अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको कैटास्ट्रोफिज्म नहीं पता हो या यूनिफॉर्मिटेरिज्म नहीं पता हो? तो पहले देखो, मैं आगे तब करूंगी, सबसे पहले मेरे को कैटास्ट्रोफिज्म की मैंने 2 मेन बातें बताई थी, वो मुझे लिख के बता दो। और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की एक बात मैंने बताई थी, वो मुझे बता दो जल्दी से। बेटे, आप यशवंत क्लास आपने नहीं लिया, और पुरानी क्लास भी आपने कवर क्यों नहीं की है? कैटास्ट्रोफिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटास्ट्रोफिज्म जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कैटास्ट्रोफिज्म को हिंदी में बोला जाता है आकस्मिकवाद। कैटास्ट्रोफिज्म को जो सपोर्ट करते थे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट या जोग्राफर्स, कैटास्ट्रोफिस्ट का मानना था कि जो मनुष्य अपनी आंखों से देखता है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर बिलीव किया, बाकी और किसी भी इवेंट पर बिलीव नहीं किया। जो आपके ह्यूमन अपनी आई से देखते, एग्जांपल वोल्केनो का इरप्शन, उन्होंने इस पर बिलीव कर लिया। अर्थक्वेक उन्होंने देख लिया, इस पे बिलीव किया। लेकिन माउंटेन हमें बनते हुए दिखते नहीं है, तो उन्होंने इस चीज पर बिलीव नहीं किया। तो उन्होंने बोला, कैटास्ट्रोफिज्म ने किस पर बिलीव किया? जो इवेंट मनुष्य के सामने हो रहे हैं, उनको देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर बिलीव किया। और इसी का क्रिटिसाइज करते हुए जेम्स सटन ने कंसेप्ट दिया, जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, एक रूपतावाद का सिद्धांत। एक रूपतावाद के सिद्धांत में क्या बोला गया है? जेम्स सटन ने ये बोला कि जो प्रोसेस और जो आपके फोर्सेस पहले काम कर रहे थे अर्थ पे, वही सेम फोर्सेस और प्रोसेस आज भी अर्थ पर काम कर रहे हैं। पहले भी उन्हीं फोर्सेस की वजह से माउंटेन बन रहे थे, आज भी वही फोर्सेस की वजह से माउंटेन बन रहे हैं।
तो ये है आपका यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कंसेप्ट। आया समझ में कैटास्ट्रोफिज्म और यूनिफॉर्मिटेरिज्म। और कैटास्ट्रोफिज्म में जो अर्थ की एज बनाई थी वो कुछ 10 साल पुरानी कुछ हजार साल पुरानी बताई थी, ठीक है, जबकि हमारी अर्थ की एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये मैंने आपको बताई थी, और किसी को भी कैटास्ट्रोफिज्म के बारे में नहीं पता है। अच्छा, जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है ना, भू आकृति विज्ञान है, इसमें जो फॉर्मुलेशन है ना, अगर रियलिटी में बात बताऊं कि थ्योरी की फॉर्मुलेशन कहाँ से शुरू होती है, तो जीके गिलबर्ट के शुरू होती है, ठीक है। और जीके गिलबर्ट ने देखो जीके गिलबर्ट ने क्या किया, इनको सबसे पहले डेविस को क्यों माना जाता है, जबकि पहले दी तो गिलबर्ट ने थी, क्योंकि गिलबर्ट ने खुद को क्या बोला, उन्होंने खुद को थ्योरिस्ट नहीं बोला, उन्होंने खुद को एक इन्वेस्टिगेटर का नाम लिया, ठीक है। तो और उन्होंने बहुत सारे सेट ऑफ प्रिंसिपल दिए हैं, और ये प्रिंसिपल सारे इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप किसका है, जीके गिलबर्ट का। 7 लॉ है इनके, लॉ ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, लॉ ऑफ स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ डिवाइड्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी, लॉ ऑफ टेंडेंसी ऑफ इक्वलिटी ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स। ये सारे किसके हैं, आपके जीके गिलबर्ट के। आपको 4 नाम लिख दिए जाएंगे, 4 में से एक जीके गिलबर्ट का नहीं होगा, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से प्रिंसिपल जीके गिलबर्ट ने नहीं दिए हैं, तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब देखो, आपके सबसे पहले थ्योरी के बारे में बताता था जीके गिलबर्ट ने, बट जीके गिलबर्ट को थ्योरिस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि जीके गिलबर्ट ने खुद कह दिया मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, एक थ्योरिस्ट नहीं हूं। इसलिए सबसे पहला और जनरल जियोमॉर्फिक थ्योरी, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो सबसे पहले थ्योरी दी, पोस्टुलेट की, वो विलियम मॉरिस डेविस ने दी, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पे कुछ आपके ना इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेविस ने अपना जो मॉडल दिया था ना, वो किसके बेस पर दिया था, ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में, ठीक है। साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है जहां से शुरू वहीं पे खत्म, वहीं पर एंड होता है, ये होता है साइकिल। देखो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। एरिड साइकिल ऑफ इरोजन 1903 में दी, ठीक है, फिर 1905 में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, फिर 1930 में। ऐसे ही ग्लेशिएटेड रीजन, यानी कि ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन 1900 में, 1906 में। फिर कोस्टल जो रीजन है 1912 में, वो डब्ल्यू जॉनसन ने दी 1919 में। आगे और नाम पढ़ोगे आप। देखो जो डेविस का जो साइक्लिक मॉडल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। देखो साइक्लिक मॉडल किसने दिया, आपके डेविस ने, लेकिन साइकिल वर्ड सबसे पहले आपके हटन ने यूज किया था। एक और आपका कंसेप्ट है, मैंने आपको वैसे ये बताया है, बेस लेवल का कंसेप्ट किसने दिया है, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। बेस लेवल कंसेप्ट बताओ, बेस लेवल का कंसेप्ट किसने दिया है। बताओ भाई, बेस लेवल का कंसेप्ट। ये शो कर रहा है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ढंग से। अगर आपने रिवीजन करी होती तो आपको याद होता, अब तो आपको कुछ याद ही नहीं है। बेस लेवल का कंसेप्ट दिया है आपके पावेल ने 1875 में। बेस लेवल का कंसेप्ट क्या होता है कि जो नदी है ना,
नदी की एक सीमा होती है, उसके बाद वो इरोजन नहीं कर पाती। देखो यहाँ से नदी इरोजन शुरू करना करते 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 और यहाँ तक, बस इस ये लाइन है ना, ये इसकी लास्ट सीमा है। इसके बाद कोई भी नदी इरोजन नहीं कर पाती, और इसी को बोला जाता है बेस लेवल का कंसेप्ट, जो कि आपके पावेल ने दिया है। साइक्लिक मॉडल जो है वो डेविस का, लेकिन साइकिल वर्ड आपके जेम्स हटन ने दिया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जितने भी आपके लैंड फॉर्म बने हैं, लैंडस्केप बने हैं, वो अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस हुए। कोई इरोजन की वजह से बना है, कोई डिपोजिशन की वजह से बना है, कोई एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बना है, कोई इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बना है। अब यहाँ पे देखो, ये आपसे पूछी गई है कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसने दिया? कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन आपके दिया है बीडे ने 1911 में, और सिवजिक ने 1948 में। और पेरी ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन आपके एलसी पेल्टियर ने 1950 में दिया है। ये ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आपके ये देखो, आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं अभी कि किसने क्या दिया, बस उतना ही बताया जा रहा है और उतना ही याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा गया है। जो आपके वोल्टर पैंक है, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया है जिसका नाम है जियोमॉर्फिक सिस्टम, या फिर जिसको मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जियोमॉर्फिक सिस्टम या जिसको मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी बोला जाता है। देखो मेरी बात सुनो, जो आपके वोल्टर पैंक है ना, वोल्टर पैंक ने अपना जो ये मॉडल दिया था जियोमॉर्फिक सिस्टम, वो अपनी बुक, ये बुक का नाम था, जिसको आप मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस या मोर्फोलॉजाइज एनालाइज 1924 में इन्होंने दी थी, याद रखना। सेकंड, फिर सी एच क्रिकमे ने पेन प्लेन वर्ड किसने यूज किया? वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पेन प्लेन वर्ड किसने यूज किया? क्रिकमे ने 1933 में। कंसेप्ट ऑफ अनइक्वल एक्टिविटी, ये भी किसका है? सी एच क्रिकमे का है। सी एच क्रिकमे का पेनप्लेनेशन साइकिल और कंसेप्ट ऑफ अनइक्वल एक्टिविटी। वही आपका एलसी किंग ने पेडी प्लेन साइकिल दिया है 1948 में। हिल स्लोप साइकिल भी दिया है, रिवर साइकिल भी दिया, और लैंडस्केप साइकिल भी दिया है। वैसे आपके जेसी पग ने सवाना साइकिल ऑफ इरोजन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके सारे ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा गया है PYQ, एस कम एपिसोडिक इरोजन मॉडल किसने दिया? तो एस कम ने दिया था। ठीक है, और ये किसकी वजह से आया? जब डेविस की जो ज्योग्राफिकल साइकिल है ना, उसमें जब चेंजेस हुए, तो उसके बाद एस कम ने एपिसोडिक इरोजन मॉडल दिया था। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। उसके बाद है ये थ्योरी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, एन स्ट्रोलर की है, जेटी हैक ने भी दी है, और आरजे चोरले ने। अगर तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एन स्ट्रोलर है तो उस पे टिक कर देना, जेटी हैक तो जेटी हैक पे, आरजे चोरले तो आरजे चोरले पे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, एन स्ट्रोलर, जेटी हैक और आरजे चोरले, मोस्टली ये जेटी हैक मिलता है। जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड थ्योरी और टेक्टोनो लैंडफॉर्म थ्योरी, ये एम मोरिसावा ने दिया, और एपिसोडिक इरोजन थ्योरी एस कम ने अभी अभी बताई थी। ये सारी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछी गई है बेटे। अब हम पढ़ेंगे डेविस का। अभी तो हमने बेसिक पढ़ा कि किसने क्या कंसेप्ट दिया है। अब हम पहले पढ़ेंगे डेविस के बारे में, डेविस के बाद पढ़ेंगे आपके पेंक के बारे में, पेंक के बाद आपके पढ़ेंगे एलसी किंग के बारे में। ठीक है, डेविस का मॉडल है साइकिल ऑफ इरोजन, जियोमॉर्फिक थ्योरी ऑफ डेविस, डेविस की थ्योरी। याद रखना, डेविस ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो रिवर की साइकिल पर दी थी। विलियम मॉरिस डेविस, सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। विलियम मॉरिस डेविस एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है। ये थ्योरी रिलेटेड है लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट से, कि कोई भी लैंड फॉर्म, मान लो आपके विलियम मॉरिस डेविस है, विलियम मॉरिस डेविस ने कौन से लैंड फॉर्म के बारे में बताया अपने मॉडल में? रिवर के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके जो ये हैं
ये जो आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी है, जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड थ्योरी, ये सारे आपके जो लैंड फॉर्म बने कैसे बने हैं उससे रिलेटेड दी गई है। ठीक है, और ये पहले थे जिन्होंने पहले जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक जनरल थ्योरी प्रेजेंट की थी लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट पे, कि कैसे एक लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उनकी जो थ्योरी है वो किसका रिजल्ट है? सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है वो किसका रिजल्ट है? जो ये थ्योरीज और मॉडल टाइम टू टाइम पेश करते रहते हैं ना, उसका ये रिजल्ट है। सबसे पहले इन्होंने ये दिया कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, रिवर की पूरी लाइफ पर इन्होंने एक जो है बताया है। और इसमें ये इन्होंने अपने जो एसे है ना, द रिवर एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया 1889 में पूरी रिवर की साइकिल के बारे में बताया है। सेकंड जोग्राफिकल साइकिल 1899 में दी है। स्लोप इवोल्यूशन इन्होंने दिया है। ठीक है, और जो जनरल थ्योरी है लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट की डेविस की, इज नॉट, उसको ज्योग्राफिकल साइकिल नहीं बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बिलीव किया है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या कहते हैं, आपके डेविस ने बोला है देयर आर सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंडफॉर्म थ्रू टाइम। कहते हैं कि कोई भी लैंडफॉर्म है ना, लैंडफॉर्म में सीक्वेंस में चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ साथ। जैसे देखो, आपकी नदी सबसे पहले यूथ में होती है, यूथ के बाद मैच्योर में, मैच्योर के बाद ओल्ड में। और अगर हम ह्यूमन बीइंग पे लगाए तो सबसे पहले जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो क्या होता है? बेबी होता है। बेबी से वो किस पे आता है? एडल्ट में, एडल्ट से मैच्योर स्टेज में, मैच्योर से ओल्ड स्टेज में। तो आप चेंजेस देखते हो ना, तो ऐसे ही जो चेंजेस है वो हमारे अर्थ पर कोई भी लैंड फॉर्म है उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंट में चेंजेस होते रहते हैं। और ये जो सीक्वेंट में चेंजेस होते हैं ये किस की तरफ इशारा करते हैं? एक एंड प्रोडक्ट की, लास्ट में कोई ना कोई एक चीज बनती बनती या बचती बचती है, जिसको इन्होंने पेनीप्लेन बोला। पेनीप्लेन कैसे है? देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने रिवर के बारे में बताया कि जो रिवर है, रिवर माउंटेन से शुरू होती है, माउंटेन से शुरू होती होती वो नीचे आती है। और लास्ट में क्या है ना, जितने भी ये माउंटेन है ना, वो माउंटेनस वाला एरिया किस में बदल जाता है? प्लेन एरिया में, क्योंकि नदी इन सारे माउंटेन का क्या कर देती है? इरोजन कर देती है। अब ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा बहुत क्या बचता है? थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे हमें क्या देखने को मिलती हैं? पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इन अपशिष्ट पहाड़ियों को, इन रेजिडुअल हिल्स को क्या बोला जाता है? इन रेजिडुअल हिल्स को तो बोला जाता है मोना डनोक। और जो ये पूरा आप प्लेन सरफेस देख रहे हो, ये उठी हुई पहाड़ियों को तो मोना डनोक, और ये जो प्लेन सरफेस है इसको क्या बोला जाता है? इस प्लेन सरफेस को बोला जाता है आपका पेनी प्लेन। ठीक है, आ गया समझ में पेनी प्लेन कैसे बना? और पेनी प्लेन आपसे पूछा भी जाएगा, PYQ है। और जो बेसिक गोल था ना डेविस के मॉडल का, वो ये था कि एक बेस प्रोवाइड करना। ठीक है, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से और जेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं लैंड फॉर्म का, तो उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। डेविस ने अपना जो कंसेप्ट है जोग्राफिकल साइकिल, जिसको साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं, 1899 में प्रेजेंट की। उसके बाद ये देखो, सबसे पहले डेविस का कंसेप्ट, डेविस ने यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज तीनों के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि जो यूथ स्टेज है, देखो यूथ स्टेज में आपको यहाँ पे माउंटेन दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैच्योर में आते तो ये माउंटेन वाला एरिया देखो बिल्कुल खत्म हो गया, थोड़ी बहुत पहाड़ियां बचती है। और जब ओल्ड में आ गए तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियां दिखने को मिलती हैं। इन अवशिष्ट पहाड़ियों को ही क्या बोला जाता है? मोनाडनोक बोला जाता है। ठीक है, और जो ये आपको खाली मैदान दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेनी प्लेन। एक है पेनी प्लेन, एक है पेन प्लेन। पेन प्लेन दिया है आपका क्रिकमे ने, और पेनी प्लेन दिया है आपके, किसने दिया है पेनी प्लेन? पेनी प्लेन दिया है आपके डेविस ने। और एक है आपका पेडी प्लेन, पेडी प्लेन किसने दिया है? आपके LC किंग ने। ये देखो, सबसे पहले आप यंग देखो, यंग के बाद फिर देखो मैच्योर, देखो मैच्योर के बाद ओल्ड देखो।
इसकी जो ज्योग्राफिकल साइकिल है उसको इस मैनर में जो है डिफाइन किया गया है। इन्होंने बोला कि जो ज्योग्राफिकल साइकिल है वो एक टाइम पीरियड के अंदर होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी लैंड मास है वो ऊपर उठ जाता है, फिर उस पे बाहर के जो फोर्सेस है वो काम करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये एक प्लेन मैदान में बदल जाता है, और उस मैदान को बोला जाता है पेनी प्लेन, और उस पे छोटी छोटी जो रेजिडुअल हिल होती है उसको बोला जाता है मेनो मोनाडनो। और ट्रायो ऑफ डेविस, डेविस का ट्रायो किसको बोला जाता है, डेविस का ट्रायो बोला जाता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। याद रखना, टाइम की जगह स्टेज भी हो सकता है, एसपीटी या एसपीएस, स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज, स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम, ये ट्राई ऑफ डेविस। और डेविस ने एक स्टेटमेंट दी कि दैट लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो कोई भी लैंडस्केप बनता है अर्थ पे, वो किसी भी किसका फंक्शन होता है, वहां के स्ट्रक्चर का, कि वहां पे लैंड कैसी है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, फिर उस लैंड पर काम करने वाले प्रोसेस, आपके इंडोजेनेटिक फोर्सेस है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है, और उनमें लगने वाला टाइम, ये तीनों चीजें मिलके कोई भी क्या करती है, डिसाइड करती है किसी भी लैंडस्केप को, और इसी को बोला जाता है ट्रायो ऑफ डेविस। आ गया समझ में? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको बताऊंगी ना ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसको आप क्या है, विलियम मॉरिस डेविस को और पेंक को का कंपैरिजन होगा, यहाँ पे आप समझना। ठीक है, प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशन, बेसिक अजम्पशन क्या है आपके डेविस के मॉडल के लिए। सबसे पहले है, इन्होंने बोला कि कोई भी ये लैंड फॉर्म बना है ना, लैंड फॉर्म क्यों बना है, इंटरेक्शन की वजह से। किसके इंटरेक्शन की वजह से, अंदर से लगने वाला इंडोजेनेटिक फोर्स और बाहर से लगने वाला एक्सोजेनेटिक फोर्स, इन दोनों की क्रिया, इन दोनों के एक्शन रिएक्शन की वजह से कोई भी लैंड फॉर्म बनता और बिगड़ता है। देखो, लैंड फॉर्म्स आर इवॉल्व्ड product of the interaction of endogenetic forces originating from within the earth and external और exogenetic forces originating from the atmosphere। तो इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से जो चीज बनती है उसको लैंड फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, उसके बाद मैं आगे शुरू करूंगी। जल्दी से लिखो कमेंट में, अगर आपको क्लियर है तो थम्स अप का साइन दे दो। ओके, ये समझ में आ गया। देखो, एक बात याद रखना, ये कैसे इंटरेक्शन है, ये आपका अर्थ के नीचे से इंडोजेनेटिक फोर्स, आपका वोल्केनो, वोल्केनो फट गया, वोल्केनो फटने की वजह से यहाँ कोई माउंटेन बन गया। अब माउंटेन उठता उठता तो जा रहा है, तो अर्थ का नेचर ऐसा नहीं कि कोई चीज बढ़ती बढ़ती जाएगी। अब बाहर के जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, जैसे आपका रिवर का वाटर है, रिवर है, आपका विंड है, आपकी सी वेव्स है, ये इस पर काम करती है और इसका जो रूप है वो चेंज करती रहती है, उसको छोटा करती करती रहती है। तो इस तरीके से बैलेंस बनता रहता है, और इस तरीके से आपका इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लैंड फॉर्म का ओरिजिन होता है। ठीक है, सेकंड है, जो लैंड फॉर्म का इवोल्यूशन होता है ना, वो एक ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं कि पहले चोटी खड़ी होगी, पहले नीचे से बनना शुरू होएगा, फिर आराम आराम से ऊपर से बनेगा। तो लैंड फॉर्म का जो इवोल्यूशन होता है वो एक टाइम मैनर में और एक ऑर्डर में होता है, एक सिस्टेमेटिक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, थर्ड है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो है आएगी, जो मैं आपको बता दूंगी, जो आपका ये है ना डेविस का मॉडल, इसको डिपेंडेंट मॉडल बोला जाता है। डेविस के मॉडल को डिपेंडेंट मॉडल इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि डेविस ने बोला है कि जब तक कोई भी पहाड़ ऊपर नहीं उठ लेता ना, अपलिफ्टमेंट नहीं खत्म होती, तब तक अपलिफ्टमेंट नहीं खत्म होती, तब तक बाहर वाले फोर्सेस इस पे काम ही नहीं करते। लेकिन क्या आप खुद सोचो कि क्या कोई भी चीज ये वेट करती है कि यहाँ से एक पत्थर उठने वाला है या एक पहाड़ खड़ा होने वाले हैं फिर इसके ऊपर काम करते हैं? वो तो अपना काम करते रहते हैं। अगर आपका माउंटेन धीरे धीरे उठता शुरू करता है तो ये जो विंड है, आपका पानी, वो तो इस पे शुरू से ही काम करता रहता है। ठीक है, तो इस लाइन के
इस लेन के मॉडल को क्या बोला जाता है? इस लेन के मॉडल को डिपेंडेंट मॉडल बोला जाता है। इन्होंने बोला जो स्ट्रीम है, जो नदियां है, वो अपनी वैली को क्या करती रहती है, अपनी वैली का इरोजन करती रहती है, ऐसे वी शेप वैली में काटती रहती है। जब तक काटती रहती है जब तक वे ग्रेडिड कंडीशन कौन सी होती है? ग्रेडिड कंडीशन होती है आपकी बेस लेवल। जब तक वे बेस लेवल तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो अपनी वैलियों का, अपनी घाटियों का इरोजन करती रहती है। ठीक है। वो कहते हैं देयर इज शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन लैंड मास। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट डेविस ऑल्सो डिस्क्राइब स्लोवर रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज सो डिजायर। डेविस ने ये भी बोला कि जो ऊपर उठने की दर है ना किसी भी माउंटेन की, पर्वत की, वो धीरे है। ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि इरोजन डज नॉट स्टार्ट अंटिल द अपलिफ्टमेंट इज कंप्लीटेड। जब तक वो उठना बंद नहीं होगा तब तक बाहर से कोई भी इरोजनल जो फोर्सेस है वो इस पे काम करेंगे। इस लेन के मॉडल को डिपेंडेंट बोला जाता है और यही कारण है कि जो आपका डेविस है, डेविस के मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है। ये देखो, ये इन्होंने स्टेज बताई, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। लास्ट में देखो ये आपके यहाँ पे पहाड़ियों का साइज इतना था, धीरे धीरे नदी ने इनको काटना शुरू कर दिया और देखो बिल्कुल इनका और ज्यादा इरोजन करते और लास्ट में बिल्कुल इरोजन हो गया। और लास्ट में जो प्लेन बच गए इसको बोला जाता है पेनी प्लेन। और छोटी छोटी ये जो पहाड़ियां उठी हुई हैं इसको बोला जाता है मोनेडोनो। जैसे आपके डेविस है, डेविस ने प्लेन को तो बोल दिया आपका पेनी प्लेन। ठीक है। और जो पहाड़ियां थी, जो हिल्स थी इस पेनी प्लेन में, उसको बोल दिया आपका मोनाडोनो। वही अगर आप पैंक की बात करें तो पैंक ने इस पेनी प्लेन की जगह क्या वर्ड यूज किया है? इन्होंने दिया है आपका, एक मिनट, इन्होंने दिया है आपका एंड्रम्फ। ठीक है। और इस पर जो हिल्स हैं छोटी छोटी, डेविस ने तो मोनेटोनो यूज कर दिया, इन्होंने यूज किया इंसेलबर्ग। ठीक है। ये डेविस वाला तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ से आपकी ना एक थ्योरी शुरू होती है जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, जिसको बोला जाता है हिंदी में समस्थिति का सिद्धांत। अब ये समस्थिति, आइसोस्टेसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है। आइसो स्टेसी का सिंपली मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि बैलेंस। बैलेंस किसके बीच में? ऊपर उठे हुए ये
ऊपर उठे हुए भाग और नीचे वाले भाग में, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। इसके अलावा थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के बीच कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। आइसोस्टेसी का सिंपली मतलब होता है स्टेबिलिटी, जब बैलेंस होता है ऊपर उठे हुए भाग में और नीचे धसे हुए पार्टों में, ठीक है, अर्थ के, उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। और जो ये वर्ड है आइसोस्टेसी, ये जर्मन वर्ड आइसोस्टेसियस से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इक्विपोज, यानी कि इक्वल, इक्वली बैलेंस जब होता है, ठीक है। और ये जो आइसोस्टेसियस वर्ड है ये आपके अमेरिकन के जियोलॉजिस्ट थे डटन, उन्होंने 1889 में सबसे पहले यूज किया था। और डटन के अकॉर्डिंग, डटन ने क्या बोला था कि जो अपस्टैंडिंग पार्ट है, यानी कि जो अर्थ पर ऊपर उठे हुए भाग है, जैसे माउंटेन है, पहले माउंटेन है, माउंटेन के बाद प्लेटू है, प्लेटू के बाद प्लेन है और ओशियन बेसिन है, ठीक है, मस्ट बी कंपनसेटेड बाय लाइटर रॉक मटेरियल फ्रॉम बीनेथ, कि वो जो नीचे जो रॉक है ना, उनका जो वेट है वो क्या है, लाइट है। और जे ए स्टीयर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है अनस्टेबल अर्थ, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और जे शेष ने बोला इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, यानी कि जब दोनों के बीच में जब इक्वल सरफेस होता है, इक्वल एरिया होता है। देखो ये आपका ऊपर उठा हुआ भाग है और ये नीचे धसा हुआ भाग है। जब तक इन दोनों के बीच में बैलेंस है तब तक आपकी अर्थ पर कोई भी घटना नहीं होती। मान लो एक में भी डिसबैलेंस हो जाता है, इसकी हाइट ज्यादा होती है और इसकी गहराई कम, तो वहां पर फिर क्या आने लग जाते हैं, अर्थक्वेक आने लग जाते हैं। और अर्थक्वेक आने का क्या शो करता है कि हाँ, डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है हमारी अर्थ पर, इसलिए ये आए हैं। अब एक होता है आपका कंसेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी, ठीक है, आपका एक है प्राट का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ प्राट, और आपके जॉर्ज एरी का कंसेप्ट है। देखो प्राट ने एक चीज के बारे में बताया है, ठीक है, आपका कंपनसेशन लेवल। इन्होंने क्या बोला, देखो ये कीवर्ड है इनकी, इसका ये देखो, इस लाइन से ऊपर जो भी है ये आपका माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन एरिया है, ठीक है। इनकी जो डेप्थ है वो क्या है, इनकी डेंसिटी तो क्या है, इनकी जो डेंसिटी है इस सब की, वो डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, जबकि इनकी जो गहराई है वो सेम है। ये एक लेवल के सारे, मतलब देखो आप यहाँ पे समझो, पहले ये वाला समझो, यहाँ पे जो आपके सर जॉर्ज एरी है ना, जॉर्ज एरी ने क्या बोला था, जॉर्ज एरी ने बोला था कि इनकी डेंसिटी तो सेम है, लेकिन आपका जैसे माउंटेन का इतना पार्ट ऊपर है तो माउंटेन का उतना ही पार्ट नीचे होगा, 9 गुना पार्ट नीचे होगा, ठीक है। फिर उसे छोटा आएगा ऐसे, फिर सबसे छोटा आएगा ऐसे। तो ये आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दिया था, आपके एरी ने। एरी का ये कीवर्ड है कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सेम है, इसकी भी डेंसिटी 2.8, इसकी भी 2.8, इसकी भी 2.8, इसकी भी 2.8, इसकी 2.8, लेकिन इनकी गहराई जो है वो अलग अलग है। जितना आपका अर्थ पर ऊपर उठा हुआ भाग है उसका 9 गुना भाग उतना ही अंदर होगा, जितनी ऊंचाई ऊपर उतनी ही गहराई अंदर की तरफ होगी। ये तो बोला जाता है आपके सर जॉर्ज एरी ने। लेकिन प्राट ने क्या बोला कि इनकी, अब इनकी क्या सेम है, इनकी डेंसिटी, इनका जो गहराई है, गहराई सेम है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि जिसकी ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी ना, मान लो माउंटेन सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, तो उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, उतनी कम। फिर इससे छोटे वाले की डेंसिटी इससे ज्यादा, इससे छोटे वाले की डेंसिटी इससे ज्यादा। जैसे आपका माउंटेन है, माउंटेन की डेंसिटी कम होगी, माउंटेन से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, माउंटेन से ज्यादा डेंसिटी प्लेटू की, प्लेटू से ज्यादा डेंसिटी होगी प्लेन की, ठीक है। देखो बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, जितना बड़ा कोई कॉलम होगा उतनी कम उसकी डेंसिटी, और जितना छोटा कोई कॉलम होगा उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी। और आप
आपका ये जो है कंपनसेशन लेवल, कंपनसेशन लाइन क्या है, ये एक लाइन है जिसके साथ क्या, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इस लाइन के सारे सबकी जो गहराई है वो क्या है, सेम है, बस सबकी डेंसिटी अलग है। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने डेंसिटी सेम, गहराई अलग। ठीक है, ये देखो फंड, अगर डिफरेंस की बात करें आपके एरिया और प्लॉट में, तो आपके जो सर जॉर्ज एरिया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने डिफरेंस बताया किसमें, आपके डेप्थ में। ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। आपके जो एरी है, एरी ने क्या बताया, डेंसिटी तो सेम है, गहराई अलग है, डेप्थ अलग है। और जो आपके ये प्राट है, प्राट ने क्या बताया, डेंसिटी अलग अलग है, कोई कॉलम बड़ा है तो उसकी डेंसिटी कम, कोई कॉलम छोटा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही आपका कंसेप्ट है हेफोर्ड और बोवी का कंसेप्ट है। ठीक है, हेफोर्ड और जो बोवी का कंसेप्ट है ना आइसोस्टेसी का, वो सेम प्राट के जैसा है। जैसे प्राट ने बताया था ना, जितना बड़ा कॉलम उसकी उतनी कम डेंसिटी, जितना छोटा कॉलम उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी, सेम इन्होंने बताया। और इन्होंने भी लेवल ऑफ कंपनसेशन, जैसे उन्होंने लाइन ऑफ कंपनसेशन लाइन बताया, इन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन के बारे में बताया। उसके बाद आपका जोली का कंसेप्ट है, जो आपके जोली ना, उन्होंने लाइन ऑफ कंपनसेशन में बिलीव ना करके जोन ऑफ कंपनसेशन में बिलीव किया। और इस आपके आइसोस्टेसिस से रिलेटेड एक कंसेप्ट है हिकिंसन का। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो रॉक की डेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों में क्या करती है, वेरी करती है। ये आपका हिकिंसन का, और ये आपकी जो आइसोस्टेसी की थ्योरी है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। आइसोस्टेसी की थ्योरी के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। दो टॉपिक हो गए हैं आज, आपकी हिल डेवलपमेंट थ्योरी होगी, आपकी आइसोस्टेसी की थ्योरी हो गई है। बताओ जल्दी से, क्लियर हो हुई है आपको आइसोस्टेसी की थ्योरी? फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आगे, और नहीं करवाऊंगी आज, मैंने जितना भी करा है ना, पहले मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ओके, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, ब्यास, इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, चेनाब, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के मुझे नाम लिख के बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, आप नॉर्थ टू, आप साउथ टू नॉर्थ लिखो, नदियों की सीरीज लिखो, साउथ टू नॉर्थ लिखो जल्दी से। जल्दी जल्दी करो।
ठीक है, तो सबसे पहले आएगी आपकी सतलुज। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, सबसे पहले इंडस, इंडस के बाद आपकी क्या है, झेलम, झेलम के बाद आपकी चेनाब, चेनाब के बाद आपकी रावी, रावी के बाद आपकी ब्यास, और ब्यास के बाद आपकी सतलुज। तो अब सबसे पहले साउथ में क्या है, सतलुज 5th नंबर पे। फिर सतलुज के बाद आती है आपकी ब्यास, यानी कि 1 आ गया। ब्यास के बाद आपकी आएगी रावी, यानी कि 4। उसके बाद रावी के बाद आपकी क्या आएगी, चेनाब, यानी कि आपका 3। उसके बाद आपकी कौन सी आएगी, रुक जाओ 1 मिनट, मैंने नंबरिंग गलत लिख दी। सबसे पहले नंबर पर क्या आएगी, ये सतलुज 1st नंबर पर। सेकंड नंबर पर ब्यास आएगी। थर्ड नंबर पर आपकी कौन सी आएगी, थर्ड नंबर पर आपकी ये रावी आएगी। 4th नंबर पर चेनाब। 5th नंबर पर आपकी झेलम। आपकी 6th नंबर पर आएगी इंडस। नीचे से ऊपर जाना था, ये आपको याद करना नहीं सिखाया आपने, देखो दोबारा से बनाती हूँ। ये सबसे पहले जो मेन रिवर है, इसका नाम है आपका इंडस। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सबसे पहली, जिसका नाम है झेलम। झेलम के बाद है आपकी चेनाब। चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी इंडस। चेनाब के बाद है आपकी रावी। रावी के बाद है आपकी ये छोटी सी है ब्यास, और ब्यास के बाद है आपकी सतलुज। ब्यास सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, तो अब यहां से लगा लो, साउथ टू नॉर्थ पूछा है। ठीक है, ये साउथ, तो नीचे से ऊपर जाओगे ना, सबसे पहले सतलुज, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम, और फिर इंडस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा जाता है। अच्छा, तो मुझे उसके बाद बताओ, जादू गूड़ा माइंस किसके लिए फेमस है? जादूगुड़ा माइंस फेमस फॉर, जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी से, जादूगोड़ा माइंस किसके लिए फेमस है? चलो ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी थोरियम। बताओ किसके लिए फेमस है? यशवंत ने बोला ए मैग्नीज के लिए, गलत है।
ऑप्शन सी है जादूगुड़ा माइंस आपकी यूरेनियम के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए फेमस नहीं है। मैग्नीज के लिए जो फेमस सेंटर है सबसे पहले तो आपका एक है बालाघाट। बालाघाट कहां पर है, चलो अब इनको मैच करना। सेकंड है भंडारा, थर्ड है शिवमोगा, फोर्थ है कुद्रेमुख। ऑप्शन है कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये सब याद नहीं होगी, मुझे पता है एकदम से याद नहीं होगी, इनको बार बार पढ़ो। जब बार बार नोट्स बना लो, नोट से बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। हाँ जी, आपने बोला भंडारा महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है। आपका 2 का हो गया 1, ठीक है, एक ठीक बता दिया। उसके बाद बालाघाट एमपी, ठीक है, 1 का हो गया 4। शिवमोगा और कुद्रेमुख दोनों का है कर्नाटक में। बहुत ही इजी सा था, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अच्छा, पन्ना माइंस, पन्ना माइंस फेमस फॉर। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिल्वर। For which purpose Panna Mines is famous for and where is Panna Mines? Yes, of course, Panna Mines is famous for diamond. And where is Panna Mines? Where is Panna Mines? Panna Mines मुझे बता भी तो दो, कहां पर है आपकी पन्ना माइंस, कौन सी स्टेट में है? पन्ना माइंस आपके है बेटे एमपी में, मध्य प्रदेश में है पन्ना माइंस। और पन्ना माइंस आपकी डायमंड के लिए फेमस है। ऐसे ही कल आप याद करके लेके आओगे मयूरभंज, मयूरभंज के बाद है आपका सुंदरगढ़, आपका नोआ मंडी है, बोकारो है, आपका गुआ माइंस है, रानीगंज है, झरिया है। ये किसके लिए फेमस है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको करना है, ठीक है। इंडस्ट्री वाला टॉपिक रहता है, वो भी हम करेंगे रीजनल ज्योग्राफी में। पहले फटाफट हम जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे।